हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण में 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह वन लाइनर क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको अपनी कॉपी में एक जगह लिख लेते हैं तो परीक्षा देने से पहले एक दिन पहले अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आप आज जो पढ़ाया जाता है उसको अपनी कॉपी में एक जगह पूरा नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप इधर से देखें और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इससे ज़रूर से ज़रूर आपको सहायता मिलेगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायर से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। ठीक है। दूसरा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें एकदम याद कर लेनी है। अर्नेस्ट हेकल 1869। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का पिता अर्नेस्ट, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, सॉरी, पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बस आप यही जानिए कि पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले साहब ने किया था। कब किया था? तो 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एजी टांसले साहब को कहा जाता है। बस आप यही याद कीजिए। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक के सहसंबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है अपघटक। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, कवक और शैवाल आते हैं जो सड़े गले पदार्थों को मृदा में मिला देते हैं। जैसे कोई पौधा हो या कोई जीव जंतु हो, अगर वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो मतलब कि अगर वो सड़े गले की अवस्था में रहती है तो उस पे बैक्टीरिया और कवक दोनों मिलकर उसको जो है मृदा में मिला देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो हमें पृथ्वी पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कैसा पदार्थ है, कैसा तरल पदार्थ है, तो आप बताएंगे कि अकार्बनिक तरल पदार्थ है। आइए नेक्स्ट। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान होती है, लेकिन ये जब अपने रूप एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो इसी को जल चक्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट। पर्यावरण, मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। क्या भरोसा, ये यूपी टेट है और यूपी टेट में इन्वायरमेंट है तो पर्यावरण का कोई अंत नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी जानकारी के लिए इसको पढ़े रहें। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना जाता है। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में सक्षम है। यह प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं।
ठीक है। आइए नेक्स्ट, मानव पर्यावरण संबंध के नव नियतिवादी। तीन मैंने बता दिया है, संबंध के नियतिवादी, ठीक, दूसरा है संबंध के संभववादी, और तीसरा है संबंध के नव नियतिवादी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनाना चाहिए। सतत विकास की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। आपको मैं अभी कुछ दिन में दूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट में दूंगी, या हर में ही कोई भी शिक्षण शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, सतत विकास क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो ये सतत विकास का जो अवधारणा ली गई है वो इसी उपागम से ली गई है। किस उपागम से ली गई है? तो मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी से उपागम से लिया गया है। आपका है नेक्स्ट, सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है। जहां पर साल भर तापमान की आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है। आर्द्रता से मतलब होता है नमी, नमी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा अधिक होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ पे वर्षा होती है। यह विश्व की सर्वाधिक यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ों को बिल्कुल यहाँ से ये चीज़ें एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज़ें और औसतम वार्षिक वर्षा। आप इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसे ही डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है। यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना आपको पता है ना हमें पता है, सिर्फ आयोग ही जानता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। इसलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, टैगा वन। टैगा वन आर्कटिक वृत्त 66.5 नॉर्थ के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन शायद एक बार ऐसा पूछा भी है कि शंकुधारी वन किस वन को कहा जाता है, तो वहाँ आपके पास चार ऑप्शन होंगे और वहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा टैगा वन। तो टैगा वन को ही शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ है? ये यूरोप में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में है और अंटार्कटिका में भी है। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। और आप जान जाइए कि जैव विविधता सबसे कम होती, सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है, और सबसे कम जैव विविधता कहाँ होती है, तो टैगा वन में होती है। टैगा वन में ही जो है सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। अगर आप विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जैव विविधता में कमी आएगी। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ऊंचाइयों में कम जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वहाँ पर जैव विविधता जो है वो काफ़ी जो है अधिक होती जाएगी। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है।
क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप टिक कर लीजिए, इसको तो आप टिक कर लीजिए बिल्कुल अपनी कॉपी में, दिमाग में, कहीं भी, कि क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग लाल होता है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त कलर कौन सा होता है या रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। जो कवक और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी वनस्पति का समूह कौन है और जो कवक और शैवाल के द्वारा निर्मित होता है, तो ऐसा कौन है? तो ऐसा लाइकेन है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि स्टेपी घास कहाँ पाया जाता है या स्टेपी घास के मैदान कहाँ हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ट कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ट कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ट कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लीजिए। ये दक्षिण, इसको एक बार मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगी पूरे घास के मैदान, लेकिन अभी आप वन लाइनर क्वेश्चन में इसको देख लीजिए। ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी घास का मैदान कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं कि किस देश के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो इसका अलग से बना देंगे। तब तक के लिए आप वन लाइनर क्वेश्चन में ही इसको पढ़ लीजिए। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैटरबरी कहा है। ठीक है, कैटरबरी कहा जाता है न्यूजीलैंड वाले सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? कैडबरी खाते हैं। अगर एक तरीके से आप ट्रिक में मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो मैं अपने घास के मैदान में बैठ के क्या खाते हैं? तो कैडबरी खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे? ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत डाउन हैं, बहुत डाउन है। डाउन से याद कर लीजिए। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी कार्य को करने के लिए वो लोगों को बहुत प्रेरित करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेयरी घास का मैदान हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल एवं ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मतलब पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं और उसी के कारण अपना जो है भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है।
जो जीव अपने भोजन के लिए जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, जैसे चूहा, खरगोश, गाय, हिरन, बकरी आदि। हैं, इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। मैंने इसको आपको बता दिया है, बस वन लाइनर क्वेश्चन में आप एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए बस। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।